Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding care of dying patient. First we will discuss about introduction of the care of dying patient. Care of dying patient क्या होता है? When a patient is dying, treatment moves away from active effort to cure the disease and concentrate instead of minimizing distress and controlling symptoms. केयर ऑफ डाइंग पेशेंट क्या होता है? जब पेशेंट जो है वो एक मरने के लिए जा रहा है, मतलब उसकी डाइंग की स्टेज जो है वो पास में आ गई, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम सबसाइड कर देते हैं और उसका हम ज़्यादा क्योर ऑफ द डिजीज़ और ट्रीटमेंट करने की बजाय हम क्या फोकस करते हैं, हम उसका जो कंसंट्रेट किसके ऊपर करेंगे, उसका जो डिस्ट्रेस है, जो वो उसको स्ट्रेस हो रहा है वो कैसा हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उसको पेन हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी फील हो रही है, या फिर वो इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो सिम्टम्स जो ऐसे आ रहे हैं वो कैसे हो जाए, कंट्रोल में हो जाए। तो हम किसके पे फोकस करेंगे, उसका हम डिस्ट्रेस जो है वो उसको मिनिमाइज करने में फोकस करेंगे और उसका सिम्टम्स जो आ रहे होंगे उसको हम कंट्रोल करने में फोकस करेंगे। द नर्स एम इन केयरिंग फॉर ए टर्मिनली इल पेशेंट इज टू प्रोवाइड पर्सनल सपोर्ट इन मेंटेनिंग एन एक्सेप्टेबल लाइफ स्टाइल। हमें नर्स जो होते हैं उनको क्या करना होता है, जो भी टर्मिनली इल पेशेंट है, जो भी लास्ट स्टेज में चल रहा है, उसको हमें क्या प्रोवाइड करना है, उसको हमें पर्सनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उसको ऐसा एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करवाना है जिसमें वो एक्सेप्ट कर सके कि हाँ वो डाइंग की स्टेज में है। एंड इन इनेबलिंग अ पीसफुल डेथ, और हमें उसके लिए किसके लिए जाना है, पीसफुल डेथ हो सके, उसको एक्सेप्ट कर सके और उसकी जो डेथ हो वो एक पीसफुल डेथ हो। हैविंग अ रिगार्ड टू द पेशेंट कल्चर एंड बिलीफ, वैल्यूज, प्रेफरेंसेस एंड आउटलुक ऑन लाइफ। और हमें साथ में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पेशेंट का कल्चर कौन सा है, पेशेंट किस चीज़ में बिलीव करता है, वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी प्रेफरेंसेस किसको देता है वो चीज़ें, और उसकी लाइफ का आउटलुक कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए पेशेंट की केयर करनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं उसकी डिस्टर्ब ना हो। अगर वो किसी चीज़ में बिलीव करता है तो उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो मेंटेन बना रहे, कल्चर जो है वो मेंटेन बना रहे, ठीक है, उसका कोई भी चीज़ है वो हर्ट ना हो, उसकी वैल्यूज़ हर्ट ना हो और उसके प्रिंसिपल जो है वो हर्ट ना हो, और उसका जो भी चीज़ें हैं वो मेंटेन बनी रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट करते हैं। For relatives and friends of the dying patient, the emotion connected with losing a loved one can be intense. जब एक रिलेटिव्स जो होते हैं और हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, अगर कोई भी डाइंग की स्टेज में है, कोई भी डाइंग पेशेंट है, तो वो क्या होते हैं, वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनका जो इंटेंसिटी होती है किसी लव्ड वन को लॉस करने की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो इतने ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं। द रिस्पॉन्स टू ए लॉस में रिफ्लेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द प्रीवियस रिलेशनशिप and the prospect of an impending loss can engender acute anxiety, distress and guilt at real or imagined past feelings। ठीक है, जो ये सारी प्रॉब्लम है किसी लव्ड वन को लॉस करने की, ये क्या कर सकती है, ये प्रीवियस रिलेशनशिप पे बेस्ड हो सकती है कि उस पर्सन के संग में उसका रिलेशनशिप था वो कैसा था और वो अपने लव्ड वन को लॉस करने जा रहे हैं। तो यही सारे प्रोस्पेक्टर ध्यान में रखते हुए उसको उनको क्या होगी, एंजाइटी फील हो सकती है, डिस्ट्रेस हो सकता है और उसको गिल्ट फीलिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको जो पर्सन है वो डाइंग की स्टेज में है, उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, या वो समटाइम्स क्या होता है, अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि जो हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है, हम उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं जिसकी वजह से वो ऐसी स्टेज में है। तो उनको ये सारी चीज़ें हमें एक्सेप्टेंस करानी होती है। An emotional response on the part of relatives to the impending loss and to the death when it occurs, normal reaction and to be encouraged। हमें क्या करना है, जो इमोशनल रिस्पॉन्स हुआ है रिलेटिव्स का, जो उनका इमोशनल ब्रेकडाउन है किसी लव्ड वन को लॉस करने का या उसकी डेथ होने का, उसको हमें किस में मेंटेन करना है, एक नॉर्मल रिएक्शन में मेंटेन करना है और उनको इनकरेज करना है कि जो हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, उनको इस चीज़ के लिए हमें इनकरेज करना है, ना कि वो अपने ऊपर किसी भी चीज़ का गिल्ट है वो ले सके। हेल्पिंग रिलेटिव्स थ्रू दिस एक्सपीरियंस इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ गुड नर्सिंग प्रैक्टिस। जो हम रिलेटिव्स की हेल्प करते हैं वो क्या पार्ट होता है, वो एक नर्सिंग प्रैक्टिस का एक इंट्रिंसिक पार्ट होता है। सप्रेशन ऑफ ग्रीफ इन जेंडर्स टेंशन वेयर एज एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड वीपिंग। जो इसमें क्या होता है, जो ग्रीफ होता है वो क्या करना होता है, सप्रेस करना होता है। इन जेंडर टेंशन जो हो रही है, टेंशन उस टाइम पे जो भी हो रही है उसको
सप्रेस करना है, और जो भी इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इन सारी चीज़ों में उसको हमें सपोर्ट करना है। इफ़ दिस अकर हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द सिचुएशन, अगर ऐसी भी कोई भी सिचुएशन अकर हो रही है तो हमें उसमें क्या करना है, उस सिचुएशन को, उनका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करनी है। Communication with the dying patient is not limited to words. Many time words are insufficient. जो communication होता है dying patient के संग में, केवल हमारा जो words हैं उन तक हमारा limited नहीं रह जाता है। कभी कभी क्या होते हैं, कितने भी words बोल लो लेकिन वो words क्या लगते हैं, insufficient लगते हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो ख़त्म होने जा रही है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है। तो क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द नर्स इज़ टू सिंपली बी देयर। कभी कभी किसी पेशेंट के पास में कोई नहीं होता है, उनके रिलेटिव नहीं है, उनको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, अगर है भी तो भी क्या होता है, अगर हम किसी के संग हैं भी उस टाइम पे तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो ड्रममॉन्ड है, ये 1970 में इन्होंने ऐसा बोला था कि ज़रूरी नहीं है हम वर्ड से ही कुछ बोलें, किसी के साथ में भी रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है। केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, इनिशियल स्टेप्स क्या होंगी केयर ऑफ डाइंग पेशेंट के लिए, प्रोवाइड फिजिकल कांटेक्ट, ट्राई होल्डिंग हैंड्स और अ जेंटल मसाज। हमें क्या प्रोवाइड करना है उस टाइम पे, फिजिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करना है और हमें उसका हैंड होल्ड करने के उसको जेंटल मसाज दे सकते हैं। सेट ए कंफर्टिंग मूड, सम पीपल प्रिफर क्वाइट मूवमेंट विद लेस पीपल। उसको एक कंफर्टिंग मूड प्रोवाइड करना है कि जिसमें ज़्यादा वो इरिटेटिव फील ना करे। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो एकदम शांत रहना पसंद करते हैं और उस टाइम पे उनके संग में कोई भी ना हो। प्ले म्यूजिक एट अ लो वॉल्यूम, हम क्या कर सकते हैं उसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं लो वॉल्यूम पे, अगर उसको ऐसा करके कुछ सुनना पसंद है। दिस कैन हेल्प विद रिलेशन एंड लिसन पेन, ये किसके लिए हेल्प कर सकता है, उसको रिलैक्स कर सकता है और उसका जो पेन हो रहा है उसको भी ये कम कर सकता है। इन्वॉल्व द डाइंग पेशेंट, जो भी डाइंग पेशेंट है उसके संग में हमें इन्वॉल्व रहना है, उसको हमें दूर नहीं जाना है, बी प्रेजेंट और हमें उसके साथ में रहना है उस टाइम पे। नेक्स्ट वन, नीड्स ऑफ डाइंग पेशेंट। नीड्स क्या होती हैं डाइंग पेशेंट की, फर्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना होता है, एडवांस प्लानिंग फॉर इमिनेंट डेथ, जो भी उसकी डेथ हो रही है उसकी हमें एडवांस प्लानिंग करके रखनी होती है, फाइनेंशियल कंसर्न रहना होता है, लीगल एंड एथिकल जो भी इशूज़ आ रहे हो तो उनको सॉल्व करना है, हेल्पिंग द पेशेंट ट्रांजिशन, उसमें हेल्प करनी है उसकी ट्रांजिशन में, पेन मैनेज करना है, द पेशेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसको राइट है जानने का वो सारी देनी है और उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या होता है, इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ ए पर्सन माइट रिग्रेट और फील गिल्टी अबाउट थिंग्स दे हैव डन और नॉट डन। जो लास्ट स्टेज होती है किसी भी पर्सन की, उसमें जो पर्सन होता है वो हर चीज़ के लिए रिग्रेट फील करता है, ये हमारी वजह से हो गया, अगर हम होते तो ये कर पाते, हमने अपने बच्चों का ऐसा नहीं कर पाया। तो ये स्टेज होती है, इसमें जो पर्सन रहता है चाहे उसने वो चीज़ें की हों या फिर ना की हों, उनके लिए वो क्या रहता है, रिग्रेट करता है। और मे बी अबाउट थिंग्स दैट दे हैव सेड, या फिर उसने कोई भी चीज़ ऐसी किसी से कह दी हो जो किसी को बुरा लग गया हो तो उसके लिए भी वो रिग्रेट फील करता है कि हमने क्यों कह दिया, उसको ऐसा ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए भी वो गिल्टी फील कर सकता है। वी फील रिग्रेट वैन वी थिंक दैट वी शुड नॉट हैव डन समथिंग डिफरेंटली। हम क्यों रिग्रेट फील करते हैं कि अगर हमने किसी के अकॉर्डिंग हमने काम नहीं किया हो जैसा उसने वो चाहा करता था, मतलब कि अगर कोई चाहता है कि हम ऐसा कर दें लेकिन हमने उस टाइम पे नहीं किया, उस टाइम पे जब हम डाइंग की कंडीशन में है तो हम इस बात का रिग्रेट फील कर सकते हैं कि शायद अगर हमने ऐसा कर लिया होता तो आज ये सही होता। तो ये चीज़ें हैं वो रिग्रेट फील कराती हैं। और मे बी देयर इज़ समथिंग वी विश वी हैड नॉट डन एट ऑल, और ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमने कभी की ही नहीं होती हैं, उन चीज़ों के लिए भी रिग्रेट फील हो सकता है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, जब साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं पर्सन को, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सिट विद दैम विदाउट टॉकिंग, हमें उनके साथ में बैठना है जो भी डाइंग स्टेज में हम, कोई बुक रीड करके सुना सकते हैं, जो भी उसमें स्पिरिचुअल बिलीव करता हो वो बुक रीड कर सकते हैं, कोई गाना सुना सकते हैं। शेयर विद सम स्पेशल मेमोरीज और एक्सपीरियंस यू हैव हैड टुगेदर, हम कोई भी स्पेशल मेमोरीज को याद दिला सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस जो भी इंजॉय वाला रहा हो उनको उन्होंने संग में इंजॉय किया हो। और टेल देम यू हैव लव देम एंड दैट फैमिली सेंड देयर लव, और हमें उनको यकीन दिलाना है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, जिसमें
में भी वो खुश रह ले लास्ट टाइम पे, उसको हमें ऐसा फील कराना है कि आपको आपकी फैमिली बहुत प्यार करती है, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको ऐसा यकीन दिलाना है। नेक्स्ट वन, एडवांस प्लानिंग फॉर इमिनेंट डेथ। हमें क्या करनी है, एडवांस प्लानिंग करनी है इमिनेंट डेथ की। इसके लिए हमें क्या करना होता है, फैमिली मेम्बर्स शुड बी टोल्ड अबाउट चेंजेस दैट आर लाइकली ड्यूरिंग द डाइंग प्रोसेस। हमें फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना होता है जो भी डाइंग प्रोसेस में हम वो जो चेंजेस देख सकते हैं उसके बारे में, चाहे वो कुछ भी हो, कन्फ्यूजन हो सकता है, समनोलेंस हो सकता है, इरेगुलर और नॉइजी ब्रीदिंग हो सकती है पर्सन की, उसके एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कूल हो सकते हैं, पर्पलिश स्किन कलर हो सकता है। प्लानिंग कैन ऑल्सो हेल्प अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रेसिंग हॉस्पिटल विजिट एट द एंड ऑफ लाइफ। तो ये भी प्लानिंग अगर हम करके रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर कोई किसी की डेथ हो रही होती है तो बहुत सारे अननेसेसरी रिलेटिव्स आने लगते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कभी कभी किसी के लिए इनकन्वीनियंट हो जाती हैं चीज़ें, तो हमें उसके लिए हमें लोगों को अवेयर कराना है और उस टाइम पे उन पर्सन को डिस्ट्रेस जो है वो कम हो और उसकी जो अनवांटेड विजिट्स हैं जो वो लोग ना करें, जो वांटेड विजिट्स हैं जो पेशेंट चाहता है वही उसके पास में उस टाइम पे रहें। तो इन सारे जो चीज़ें हो सकती हैं और जो भी सिम्टम्स आ सकते हैं उनके लिए हमें लोगों को, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसको अवेयर कराना है। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल कंसर्न। हमें उसका फाइनेंशियल कंसर्न भी करना है। टू मैनी पीपल रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ लाइफ सीम्स एन ईजी एंड रियडली जस्टिफाइबल वे ऑफ कटिंग वेस्टफुल स्पेंडिंग एंड फ्री रिसोर्सेज टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी की डाइंग कंडीशन में है तो पता होता है कि वो डेथ करने वाला है, अगर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस इतना ज़्यादा वीक है, वो उसके हॉस्पिटल के खर्चे उठा नहीं पा रहा है, तो उसका अगर वो नहीं लाइव रह सकता, अगर नहीं पता है कि ये डेथ होनी ही होनी है, तो उसके जो अनएक्सपेंसिव जो भी एक्सपेंस करता है वो क्या करवाने हैं, हमें अवॉइड करवाने। अगर कोई वियर कर सकता है एक्सपेंसेस तो कोई बात नहीं, तो उसको लास्ट तक हम केयर करवा सकते हैं, बट अगर कोई नहीं कर सकता है तो उसके जो ये जो एक्सपेंसेस हैं जो फालतू के हो रहे हैं उसके, तो वो अवॉइड करवाने हैं। वी मस्ट स्टॉप डिल्यूडिंग आवर सेल्फ। हमें क्या नहीं करना, अपने आप को इतना ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास में बिल्कुल पैसा ही नहीं बचे और सारा जो किया वो डाइंग पेशेंट के ऊपर हमने इन्वेस्ट कर दिया और घर में कुछ नहीं बचे। अगर हमें ये पता है कि इसकी डेथ हो सकती है तो एक एक्सेप्टेंस लाके कि हाँ ये पर्सन जाने वाला है, आगे के फ्यूचर को सुधारने के लिए हमें क्या करना है, वो सारा पैसा सिर्फ उसी के ऊपर नहीं लगा देना है, ये चीज़ हमें एक्सेप्टेंस कर लेनी है। और उनको भी क्या रहता है, जो घर वाले होते हैं, जो वो होता है, जो पेशेंट खुद भी है, उसको भी समटाइम्स लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा खर्चा मेरे ऊपर हो गया, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो उनके लिए भी ये वाली चीज़ें जो होती हैं बहुत रिग्रेटफुल हो जाती हैं उस टाइम पे। तो उनको भी इस चीज़ का एक्सेप्टेंस दिलाना है कि जो है वो ठीक है, अब जैसा हो गया हम लोग अपना जो है वो देख लेंगे। नेक्स्ट वन, एथिकल एंड लीगल कंसर्न। हमें क्या करना है, एथिकल और लीगल कंसर्न भी अगर कोई पेशेंट का है वो भी मेंटेन करने हैं। द मेन सिचुएशन दैट क्रिएट एथिकल डिफिकल्टी फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर द डिसीजन रिगार्डिंग रिसक्सिटेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, टर्मिनल सेडेशन, विद होल्डिंग एंड विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट, इन्फ्लुएंसिया एंड फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ऐसी सिचुएशन होती हैं जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनके लिए समटाइम डिफ़िकल्टी बहुत क्रिएट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को रिसक्सिटेट करना है तो उसको रिसक्सिटेट करने के लिए सोचना पड़ता है, तो ये लीगल कंसर्न हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और हमने किसी की एडवाइस नहीं ली, जबकि पेशेंट जो है वो डाइंग कंडीशन में, उसके लिए हमें ऐसा करना मजबूरी हो जाती है। मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर हम किसी को दे रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हाइड्रेशन थेरेपी दे रहे हैं, टर्मिनल सेडेशन दे रहे हैं। टर्मिनल सेडेशन इसलिए देते हैं, कभी पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा पेन में होता है तो वो मांग रहा होता है, इस वजह से हम जो क्या करते हैं उसको सेडेशन कई बार देना पड़ता है। विद होल्डिंग एंड विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट, हमें उसका ट्रीटमेंट जो है वो विद होल्ड करना है और विदड्रॉ करना है ट्रीटमेंट। यूथेंसिया, अगर पेशेंट चाह रहा है, वो सेल्फ डेथ चाह रहा है कि वो किसी ना किसी से उसको इतना ज़्यादा पेन फील करना पड़ रहा है कि वो टाइम नहीं आया बट उससे पहले वो जाता है, तो ये भी एथिकल इशू हो सकता है। और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, तो फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड जो होता है,
जैसे किसी को इंजेक्शंस वगैरह लगाने पड़ते हैं कि वो जो है वो इतना ज़्यादा पेन में है पर्सन, वो खुद से ही डिमांड कर रहा है कि मेरी जो है डेथ है वो जल्दी हो जाए, तो समटाइम फिजिशियन को वो इतना ज़्यादा कन्विंस करता है कि आप मेरे को कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरी डेथ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या बन सकती हैं, एथिकल एंड लीगल कंसर्न हो सकती है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो हमें उसकी फैमिली को, डॉक्टर्स को, ये जो भी लोग होते हैं, एथिकल लीगल कमेटी होती है, उन सबको इन्फॉर्म करना है इन सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट वन, हेल्पिंग द पेशेंट ट्रांजिशन, हमें पेशेंट के ट्रांजिशन में भी हेल्प करना है। ट्रांजिशनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइंग, जो ट्रांजिशनिंग होती है क्या है, फर्स्ट स्टेज होती है डाइंग की। इट डिस्क्राइब ए पेशेंट डिक्लाइन एज दे गेट क्लोजर टू एक्टिविटी डाई। इसमें क्या करता है, पेशेंट जो होता है बिल्कुल डिनाई कर देता है, डिक्लाइन कर देता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि वो मर भी रहा है। जनरली वैन वन इन ट्रांजिशनिंग दे लाइकली हैव डेज और इवन वीक्स टू लिव, ठीक है। तो उनको जनरली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास जो है वो बहुत कम ही दिन रह गए हैं डेथ करने के लिए, मतलब अभी बस केवल हम 2-3 दिन या फिर कुछ वीक्स जी हैं वो जिंदा रहने वाले हैं। तो इसमें वो क्या कर देता है, बिल्कुल डिक्लाइन कर देता है उस बात को। सम पेशेंट कंप्लीटली स्किप द ट्रांजिशनिंग फेज एंड सम स्टे इन इट फॉर वीक्स, जो कुछ पेशेंट होते हैं वो स्किप कर देते हैं ट्रांजिशन फेज को, और जो कुछ होते हैं वो इसमें वीक ही लगा देते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम जो है वो डाइंग की स्टेज में आ गए हैं। नेक्स्ट वन, पेन मैनेजमेंट, पर्सन का हमें क्या करना है, पेन मैनेजमेंट भी करना है। ओपियॉइड एनाल्जेसिक आर कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ पेन मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ लाइफ। जो ओपियॉइड एनाल्जेसिक होते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। जो भी पेशेंट है वो अगर डेथ करने वाला है उसका पेन मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, ओपियॉइड एनाल्जेसिक विद द डॉक्टर परमिशन, विद द फिजिशियन परमिशन हम उसको दे सकते हैं। प्रोवाइडिंग द ग्रेटेस्ट एनाल्जेसिक रिलीफ, तो उसको पेन से रिलीफ कराने के लिए हमें एनाल्जेसिक जो होते हैं वो देने पड़ते हैं। मॉर्फिन इज एन ओपिएड, अ स्ट्रॉन्ग ड्रग यूज टू ट्रीट सीरियस पेन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस पेन हो रहा है, किसी पेशेंट को जो डाइंग की स्टेज में है, तो जो मॉर्फिन जो ड्रग होती है वो सीरियस पेन के लिए एक ओपियॉइड एनाल्जेसिक है। समटाइम्स मॉर्फिन इज ऑल्सो गिवन टू एज द फीलिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मॉर्फिन जो होती है समटाइम्स हम किस लिए भी देते हैं, जो पर्सन है उसको अगर ब्रीथ का शॉर्टनेस हो रहा है तो भी देते हैं हम। पेरेंटल benzodiazepines such as the midazolam can be used to relieve muscle spasm and spasticity in the last days of life. sometimes हम क्या उसको दे सकते हैं, बेंजोडाइजापिन भी दे सकते हैं, मिडाजोलाम भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके जो मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो रहा होता है। तो विद द हेल्प ऑफ, विद द डॉक्टर परमिशन हम क्या देते हैं, ये सारे हम ड्रग जो हैं पेशेंट को मसल स्पाज्म कम करने के लिए हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, पेशेंट राइट टू नो इन्फॉर्मेशन। अगर पेशेंट जो है वो डाइंग की कंडीशन में है तो वो अपने सारे राइट रखता है कि वो अपने बारे में सब कुछ जान सके, जो भी उसकी मेडिकल कंडीशन है। इट इज़ द राइट टू पेशेंट टू नो एज अबाउट देयर मेडिकल कंडीशन एज दे विश टू नो एंड टू मेक देयर आउन डिसीजन अबाउट देयर केयर। जो ये पेशेंट जो होते हैं ये उनका राइट होता है कोई भी अपने बारे में मेडिकल कंडीशन जो भी उनकी जैसी भी हो और वो जान सकें और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकें। अकॉर्डिंग टू द जो भी उनकी कंडीशन है वो अपने बारे में डिसीजन लेने का भी खुद राइट रखते हैं। एट द सेम टाइम पेशेंट हैव ए राइट टू रिक्वेस्ट दैट हेल्प प्रोवाइडर नॉट मेक दैम अवेयर ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन। और वो ये भी राइट रखते हैं कि अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेशेंट जो है कि उनकी ये कंडीशन के बारे में किसी को ना बताया जाए, तो उनका ये भी राइट है। तो हमें उसकी जो भी चीज़ें हैं वो कैसी रखनी होंगी, कॉन्फिडेंशियल रखनी होंगी। नेक्स्ट वन, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, केयर गिवन टू हेल्प रिलीव द सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज सच एज कैंसर एंड द साइड इफेक्ट कॉज बाई ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अगर हमें किसी भी पर्सन है उसका क्या करना है, अगर वो डाइंग की कंडीशन में है तो जैसे भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्ट्रेस हो सकता है ब्रीदिंग का, तो जैसे भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें केयर प्रोवाइड करनी है। हमें उसके सिम्टम्स जो
है वो रिलीव करने की कोशिश करनी है। सच एज कैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, अगर वो कैंसर पर्सन है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, तो हमें उसको जो है वो ओपियोइड एनाल्जेसिक वगैरह जो है वो प्रोवाइड करने हैं। सिम्टम मैनेजमेंट में हेल्प ए पर्सन फील मोर कंफर्टेबल बट इट डज नॉट ट्रीट और क्योर द डिजीज़। जो सिम्टम मैनेजमेंट होता है वो क्या कर सकता है, पेशेंट जो है वो डाइंग की कंडीशन में है उसको कंफर्टेबल फील करा सकता है, और बट ये कि नहीं करेगा, जो भी पर्सन होगी उसकी डिजीज़ को ट्रीट और क्योर नहीं करेगा, बट कि उसके जो सिम्टम्स होंगे उसको वो मैनेज करा देगा फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम उसके सिम्टम्स जो होंगे वो मैनेजेबल हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए।